नमस्कार। क्या हाल है आप लोगों का? आई होप सब अच्छा ही रहा होगा। काफ़ी लंबा गैप हो गया है हमारे यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंदर, राइट। यूनिट 1 मैं करा चुका था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको, यूनिट 2 करवा चुका था आपको मैं, और यूनिट 3 की बारी आई है अभी, जिसका नाम है अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं। क्या पर्पस से पढ़ रहे हैं सर? पहला पर्पस तो हमारा ये है कि सर सीए फाउंडेशन के अंदर एक तो ये है, सर सीएस के अंदर भी है ये, सर हमारे बीकॉम्स एग्ज़ाम, एमकॉम्स एग्ज़ाम उनके अंदर भी है ये, सर हमारे कॉम्पिटिटिव को एग्ज़ाम जो कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो, जहाँ पे लॉ का रिलेशन हो, वहाँ पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। हम यूनिट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था हमने। कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, राइट। आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस का अच्छी तरह से उसको एलोब्रेट किया है। उसके बाद हम यूनिट 2 पढ़ा हमने, जिसमें हमने, जैसे मैंने आपको यूनिट 1 के अंदर भी बताया था, हम एक एक कंपोनेंट, एक पार्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के एक पार्ट को हम अच्छी तरीके से पढ़ते जाएंगे, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है, क्या क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो सारे हम पढ़ते हुए निकलेंगे, राइट। उसके बाद यूनिट 2 के अंदर उसी एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर से एक उठाया था हमने, कंसिडरेशन, राइट। कंसिडरेशन के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया कि एक लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, एक वैलिड कंसिडरेशन के क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, लेकिन कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ कंसिडरेशन नहीं होता, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाते हैं? वैलिड माने जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, और उनकी वैलिडिटी पे कोई असर नहीं पड़े, चाहे वो कंसिडरेशन वहाँ पे जीरो हो। इसके बारे में हमने पूरा यूनिट 2 पढ़ा है, आप मेरे पिछले लेक्चर में, यूनिट 2 के लेक्चर में जाके देख सकते हैं, राइट। और भी आपके जितने भी है जो फाउंडेशन कर रहे हैं बच्चे, और जहाँ पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रोल हो, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को सजेस्ट कीजिएगा, चैनल को सजेस्ट कीजिएगा हमारे, और लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर ही रहे हो, और उसको और आगे और स्पीड में बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल हम उसको कंटेंट आपको और भी अच्छे देने की कंटेंट कोशिश कर रहे हैं बीच में। और अब यूनिट 3, टोटल यूनिट 6 यूनिट में बांटा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। यूनिट 2 हो चुकी है हमारी, 1 और 2। अब तीसरी है जो कि इम्पोर्टेंट है, हर किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से यूनिट 3 इम्पोर्टेंट आती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तथ्य है, कोई ऐसी एलिमेंट्स है जिनका होना एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, या ऐसी कोई चीज़ हो गई जिससे उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे असर पड़ जाएगा, या ऐसा एलिमेंट अंदर चला गया जिसकी वैलिडिटी पे असर पड़ जाएगा, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लॉ आपका, और अपन अच्छी तरीके से पढ़ते हैं इसको, इंटरेस्टिंग रूप में पढ़ते हैं। और हमारे सामने यूनिट 3 है, राइट। तो हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो शुरू करें हम, चलो। यूनिट 3 हमारे सामने अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि भैया ऐसे एलिमेंट्स जिनका होना अनिवार्य है, अगर वो नहीं होगा एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे फर्क पड़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्या क्या होते हैं वो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, जिसे हमने पढ़ा था, याद हो आपको, चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था, मैंने बताया था सेक्शन 10 के अंदर आता है। कुछ पोर्शन है जो 5-6 पॉइंट है सेक्शन 10 के अंदर दे रखे हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा कानून जो लॉ बोलता है, एक्ट बोलता है, उनका होना तो अनिवार्यता है ही है। लेकिन उसके अलावा कुछ कॉमन सेंस भी पढ़ा था हमने, जैसे कि 2 पार्टी होना जरूरी है, राइट। ये सारी चीज़ें क्या थी? कॉमन सेंस के रूप में थी, उसमें सेक्शन में नहीं बोल रखा, लेकिन ये होना भी, ये भी जरूरी है। याद है आपको सेक्शन, आप यूनिट 1 मेरे पिछले लेक्चर देखिएगा, उसके अंदर मैंने बोल रखा है एसेंशियल एलिमेंट, अपन ने थोड़े उनके बारे में थोड़ा पढ़ा था। अब उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि भैया होता क्या है और किस किस प्रकार से वो एलिमेंट होना आवश्यकता है और किस किस प्रकार से वो एलिमेंट होते हैं, राइट। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे सामने इस चार्ट के अंदर क्या दे रखे? 4 पार्ट दे रखे हैं। नंबर 1 क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो जो 2 पार्टीज़ है, 2 पार्टी होना जरूरी है। एक पार्टी अपने आप से खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, एक अपने पॉकेट से हाथ से पैसा निकाला दूसरे पॉकेट में डाल दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ या 2 पार्टी नहीं हुई, राइट। आप अकेले हो।
अगर आपको कांटेक्ट करना है तो 2 पार्टी होना जरूरी है। 2 पार्टी यानी दोनों पार्टी की क्या कैपेसिटी टू कांटेक्ट होना जरूरी है, राइट। उनका जो कांटेक्ट करने के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए। सर ये एलिजिबिलिटी क्या क्वालिफिकेशन से आती है? क्या इसमें कोई डिग्री होती है, कोई 12th पास, 11th पास, 10th पास, ऐसा कुछ होना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। कैपेसिटी कांटेक्ट के अंदर कुछ 3 मेजर चीज़ें हैं, वो उस बंदे में होनी चाहिए, उस पार्टी के अंदर होनी चाहिए। वो चीज़ अगर वो एलिजिबिलिटी क्लियर करता है तो वो आदमी या वो पर्सन क्या हो जाएगा, उस कॉन्टैक्ट को करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। अदरवाइज वो कैपेबल नहीं होगा। और अगर आपने बिना कैपेबल उससे कॉन्टैक्ट किया तो वो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, आपका वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा। कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। और एट द ऑप्शन वॉइडेबल भी हो सकता है, राइट। वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट होना जरूरी है, यानी कॉन्टैक्ट करते समय हमारा क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। सर ये कंसेंट, फ्री कंसेंट आपने यूनिट 1 के अंदर बात की थी। हाँ, यूनिट 1 के अंदर मैंने बात की थी, आपको बोला था कि उसका क्या, जब 2 आदमी एक की बात करें और एक ही सेंस में बात करें तो उसको कंसेंट क्या है, फ्री है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी गाड़ी बेचनी है, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि भाई स्टूडेंट मेरे पास आया, मैंने बोला सर आपकी गाड़ी मुझे दे दो, तो मैंने कहा ठीक है भाई मेरी गाड़ी आप ले लो। कितने में? मैंने कहा 50,000 में। तो खुश हो गया, वो सोचा यार सर की तो गाड़ी है और कार है, वो 50,000 में दे देंगे, मज़ा आ गया। लेकिन मैंने किसकी बात करी थी, मैंने स्कूटी पड़ी थी मेरी, उसकी बात करी थी। तो वो आया और मैंने स्कूटी की चाबी दी, वो बोले कि ये तो नहीं चलेगा, आपने गाड़ी की बोला था। अब भैया मैं तो स्कूटी को भी गाड़ी कहता हूँ, मैं तो स्कूटी को ही गाड़ी कहता हूँ, कार को कार कहता हूँ, बाकी सबको मैं गाड़ी कहता हूँ। तो ये जो कंसेंट हमारा फ्री नहीं था कि मेरा सोचना अलग था, मेरा बोलना अलग था, उसका बोलना अलग था, हम दोनों की सोच में फ़र्क था। तो हम दोनों का कंसेंट एट अ टाइम जब कांटेक्ट कर रहे थे हम, तब हमारा क्या था, फ्री नहीं था। हम दोनों की सोच अलग अलग थी। तो वो भी कांटेक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। वो भी कांटेक्ट सही नहीं होगा। तब वो क्या लेगा 50,000 में मुझसे गाड़ी? नहीं लेगा, क्योंकि सर मैंने कुछ और बोला था, आपने यार फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे गाड़ी बोला, अब मैंने बोला ओके मेरी गाड़ी है आप ले लो। मैंने पुरानी कोई 800 मेरे पास पड़ी थी, मैंने उसकी बात कर दी, उसने वो नहीं बोला, उसने बोला कि सर नहीं है स्कोडा पड़ी है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो समझ रहे हो, तो डिफरेंस है इन दोनों में अंदर, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि मेरा बोलना अलग था, उसका सोचना अलग था, या उसका बोलना अलग था, मेरा सोचना। तो हमारा कंसेंट फ्री नहीं था। और भी पढ़ेंगे इसमें किस किस टाइप के कंसेंट फ्री नहीं होते, या कंसेंट जब आदमी के 2 आदमी की सोच होती है उसमें कैसे दबाव डाल के या कैसे फोर्सफुली या किसी तरीके से उसका कंसेंट का हनन किया जाए या उसकी सोच को दबाया जाए, तो उस तरीके भी कुछ चीज़ें होती है, वो भी हम इसके अंदर पढ़ के चलेंगे, राइट। नेक्स्ट तीसरी बात, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसका कंसिडरेशन और उसका ऑब्जेक्ट यानी उसका उद्देश्य और उसका जो पैसा, जो मोल भाव, कंसिडरेशन हो या पैसे में हो या काइंड में हो, किसी में भी हो सकता है, वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। वो अनलॉफुल, इलीगल नहीं होना चाहिए। पढ़ेंगे किस किस प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ेंगे। और लास्ट वन क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। वो किसी प्रकार से एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। सर ये क्या है, वो भी पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। इसी के साथ मैंने कुछ नोट्स बनाए आप लोगों के लिए, वो नोट्स भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे, राइट। नोट्स मैंने जो बनाए हैं वो आपको पूरे के पूरे नोट जो मेरे हैं वो क्या है, सेक्शन वाइज है। मैंने आपको पहले दिन से बोला था कि सेक्शन का आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से सेक्शन आपको पढ़ाना है, जहाँ से आप सेक्शन आपको याद करवाना है, वो मैं करवा दूंगा। आप सिर्फ फ्लो में चलते रहिए। आपको कहाँ कहाँ सेक्शन किस किस तरीके से याद कराना मैं करवा दूंगा। सेक्शन 10 से हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले जो सेक्शंस थे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। कंसिडरेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कुछ सेक्शंस। उसके अलावा जो यूनिट 1 और यूनिट 2 के सेक्शंस हैं वो भी मैं आपको वापस, जो मेरे नोट्स है उसके तरीके से मैं आपको यूनिट 1 यूनिट 2 को वापस एक बार रिवाइज कराऊंगा। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसका एक रिवीजन क्लास रखेंगे जो शुरू से लेकर एंड तक बहुत ही शॉर्ट टर्म से हम क्या कर देंगे, उसको पूरी करेंगे, तब सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, राइट। और सेक्शन में सारी की सारी सेक्शन सीरीज वाइज सेट कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, सेक्शन वाइज और सीरीज वाइज सेक्शन होगी तो आपको याद रखने के लिए बहुत ईजी होगा कि सेक्शन 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, राइट। तो ये एक सीरीज़ है। तो उस तरीके से मेरे नोट्स हैं, नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्टैक्ट खत्म होगा मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा हमारे चैनल टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, राइट। चलो यूनिट 3 पढ़ते हैं हम, अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। ये हमारे नोट्स से, इस नोट से पढ़ते फिर धीरे धीरे हम मॉड्यूल और नोट्स दोनों को। और एक अच्छी बात है, मॉड्यूल और नोट्स में मेरे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने बस उसको शॉर्ट किया, उसको सेक्शन वाइज किया है, ईजी किया ताकि आप उसको पढ़ सके, आपको समझ सके और याद रखने के लिए आपके ईजी, और लास्ट टाइम में आप उसको रिवाइज भी बहुत ईजीली कर सके और आसानी से। कभी भी किसी भी एग्जाम से पहले आप जैसे उसको जस्ट 1 दिन 2 दिन पहले भी अगर आप पढ़ोगे तो भी आपको रिवाइज हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मॉड्यूल के रूप में दिया है, हम उससे अलग हमारे नोट्स नहीं है, उसके तरह ही चलेंगे और बहुत आसान होगा आपका, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चलो
स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन वाइज, ठीक है। जब मैं सेक्शन वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको हार्श होना पड़ेगा, थोड़ा आप पे ऊपर हार्श होऊंगा कि भैया सेक्शन को थोड़ा सा, सेक्शन क्या है, एक तरीके से लकड़ी है जिसको मार के बोला जाए कि सीधा बैठ। अगर मैं किसी को बोलूँ सीधा बैठ तो सीधा नहीं बैठेगा, लेकिन अगर छड़ी लेके बोलूँगा, एक छड़ी मार के बोलूँगा सीधा बैठ, तो उसको जब दर्द करेगी तो सीधा बैठेगा। समझ रहे हो, खड़ा हो, मार के बोलना खड़ा हो, यानी सेक्शन का वार करना है। सेक्शन 10 बोलता है आपको ऐसा करना है, सेक्शन 11 बोलता है आपको खड़ा होना है, सेक्शन 12 बोलता है आपको हाथ धोने, सेक्शन 13 बोलता है आपको नहाना है। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, राइट। तो सेक्शन 10 बोलता है अदर एसेंशियल एलिमेंट। मैंने यूनिट 1 के अंदर भी बताया था कि सेक्शन 10 के अंदर कुछ एलिमेंट्स, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दे रखे, अगर वो नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। वो किस में दे रखे, सेक्शन 10 के अंदर। और सेक्शन 10 हम यहाँ क्या बोलता है हमारे सामने, सेक्शन 10 की लैंग्वेज क्या है देखिएगा, एन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बी, an agreement in order to be a contract must satisfy the following condition, must satisfy the following condition। क्या कंडीशन है, सबसे नंबर 1 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमने पढ़ा था मॉड्यूल वाली बात, यानी कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये किस में बोल रखा है, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे आगे आगे। नंबर 2 फ्री कंसेंट, नंबर 3 लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंस्टिट्यूशन है, नंबर 3 नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। क्या क्या है पढ़ेंगे। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है सर सेक्शन 10। सेक्शन 10 ने छड़ी मारी और बोला कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको करना है, उसकी वैलिडिटी होनी है तो ये आइटम तो एसेंशियली होने चाहिए। नंबर 1 उसका कंसेंट फ्री होना चाहिए, नंबर 2 मतलब नंबर 1 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नंबर 2 उसका कंसेंट फ्री होना चाहिए, नंबर 3 उसका ऑब्जेक्ट और कंस्टिट्यूशन लॉफुल होना चाहिए, नंबर 4 क्या है, वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। कि ठीक है भैया सेक्शन 10 हमने आपकी बात मान ली, 4 चीज़ें होनी चाहिए। आगे तो बोलता है सर ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमारा सवाल उठेंगे। तो सेक्शन वापस कौन आ रहा है, सेक्शन 11 छड़ी लेकर आ रहा है, वही आदमी आ रहा है। सेक्शन 11 छड़ी मार के बोलता है, सेक्शन 11 में बोला गया है कि एक आदमी का कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हु इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पहला सवाल उसमें बोला एवरी पर्सन, हर वो इंसान जो क्या है नंबर 1 हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। हर वो इंसान कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है जो मेजोरिटी पे एज पे आ जाता है, यानी वो क्या होता है मेजर हो जाता है एज एज में। यानी क्या दूसरी बात करें तो क्या हो, यानी सर वो माइनर नहीं होना चाहिए। इतनी बात हम समझ गए। सेक्शन 11 की लकड़ी की चोट पड़ी, हम समझ गए। सेक्शन 11 ने बोला है मारते वो बोला कि आपने जैसे सवाल बोला कि भैया ठीक है हम ये तो समझ गए एसेंशियल, पहला बताओ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो उसने वापस छड़ी मारी, बोले कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ वो हर इंसान कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो ये 3 चीज़ों को पूरी कर दे। नंबर 1 चीज़ क्या है कि सर वो एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, यानी माइनर नहीं होना चाहिए। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है कि ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए यानी एकदम परफेक्ट आदमी होना चाहिए। तो जैसे नेगेटिव बात करो इसकी तो अनसाउंड नहीं होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए, राइट। और जब भी वो कांटेक्ट करे तो उसके पूरे होश आवाज़ में कांटेक्ट करे, बिना होश आवाज़ में वो नहीं करे। जैसे बोलते हैं ना कोर्ट में, ना आपने मूवी देखा होगा, मैं अपने होश आवाज़ में ये क्या बोलते हैं जो भी मैं क्या बोलते हैं गवाही देता हूँ, ठीक है ना। यानी मेरे ऊपर कोई बहकावा नहीं है, मैं किसी भी तरीके से किसी नशे में नहीं हूँ, या मेरे ऊपर किसी तरीके से कोई मेरी बीमारी नहीं है कि मैं इस तरीके से हो, ठीक है। तीसरी बात यानी सेक्शन 11 छड़ी मारते बोलता है नंबर 1 एज माइनर नहीं होना चाहिए, नंबर 2 अनसाउंड नहीं होना चाहिए, साउंड वाइन होना चाहिए, परफेक्ट इंसान होना चाहिए, एंड नंबर 3 बोलता है नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ। किसी भी लॉ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन उसका नहीं होना चाहिए। सर किसी भी लॉ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लॉ में जैसे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, उसको दिवालिया घोषित कर दिया, फिर आप उसके साथ कांटेक्ट कर रहे हो तो नहीं हो सकता ना, उसके कांटेक्ट आपका वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई है किसमें, इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर, राइट। अगर वो वहाँ पे डिसॉल्वेंसी उसको दे रखा है, बैंकरप्टेड कर रखा है उसको, तो आप उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, राइट। इसको और पढ़ेंगे आगे। चलो सेक्शन 11 ने छड़ी मारी, 3 बातें बोली, मेजर होना चाहिए, साउंड बाइन होना चाहिए और डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो पर्सन, वो सारे एवरी पर्सन, वो सारे लोग क्या हो जाएंगे, कैपेसिटी टू कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। सर ये एज ऑफ मेजोरिटी, अगर एज ऑफ मेजोरिटी में अपने इंडिया में देखें तो क्या है, एज ऑफ मेजोरिटी में क्या लिखा हुआ है देखिएगा जरा, रेगुलेटेड बाय इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। जो इंडिया का इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 है, जो इलेक्शन के अंदर काम आता है और जो ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर भी काम आता है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भैया जो 18 साल से कंप्लीट कर दिया है वो आदमी इंडिया के अंदर क्या माना जाएगा, अब मेजर माना जाएगा, और जो 18 से नीचे वो माइनर माना जाएगा, और 18 से ऊपर मेजर है वो वोट देने का भी अधिकार है, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, राइट। किसी तरह की परेशानी, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ सर अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया, यानी माइनर नहीं होना चाहिए 18 से। अच्छा अगर माइनर हो जाए तो, अगर कोई बेवकूफ़ माइनर के साथ एग्रीमेंट कर ले तो, या कोई बेवकूफ़ आपस में
माइनर धोखे से या किसी भी तरीके से माइनर किसी के साथ एग्रीमेंट कर ले या पार्टनरशिप कर ले तो क्या क्या होगा। तो ये कई सवालों के जवाब हमारे नीचे सामने है। पोजीशन टू माइनर, अगर माइनर होता है तो उसकी क्या पोजीशन होती है वो देखिएगा। हमेशा एक बात, ये सब शुरू करने से पहले दो बातें क्लियर कर दूँ। नंबर 1 बात है, माइनर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ हमेशा क्या होगा कि सर वैलिड तो नहीं होगा, ये तो हमने पढ़ लिया। सेक्शन 11 की जो चोट थी हमें याद है, बिल्कुल सही बात है, वो वैलिड नहीं होगा। यानी तो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा तो वॉइड होगा। वॉइड होगा तो क्या होगा, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, यानी जिस दिन एग्रीमेंट किया था उसी दिन से ये तो खराब ही था एग्रीमेंट। यानी आज से मैं 3 साल बाद बोलूँ किसी को कि यार ये क्या हुआ, हमारा एग्रीमेंट कैसे है, पूछो आप। 3 साल एग्रीमेंट कर लिया माइनर के साथ और 2-3 साल निकल गया, फिर मैं जैसे मैं मिल गया किसी को, वो मुझसे पूछ रहा है कि सर ये कैसा हुआ हमारा एग्रीमेंट, और ये 2-2.5 साल हो गए हमें एग्रीमेंट किया हुआ हमारा। अरे तो बेवकूफ़, ये तो शुरू से वॉइड था, जब तूने 2 साल पहले किया था तब से ये तो वॉइड था। तो आज क्या पूछ रहा है 2 साल बाद क्या वॉइड है वैलिड है? ये जब से आपने माइनर से एग्रीमेंट किया है वो वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब हुआ वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब पहले दिन से ही वो क्या था, वॉइड था। एक बात याद रखने वाली बात माइनर के केस में ये है। दूसरी बात याद रखने वाली बात यह है कि भैया माइनर हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। माइनर हमेशा बेनिफिशियल रहेगा, यानी माइनर हमेशा एडवांटेज रहेगा। माइनर को किस चीज़ का एडवांटेज रहेगा, माइनॉरिटी का एडवांटेज रहेगा। यानी कहीं पे भी 2 फैसले हो रहे होंगे, एक तरफ माइनर होगा तो माइनर के पक्ष में ही रहेगा। यानी अगर मैं सिंपल सी इस बात को याद रखवाऊँ, यानी आपने सुना होगा कि बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट छोटी गाड़ी से होगा तो हमेशा कसूरवार बड़ी गाड़ी वाला होगा, छोटी गाड़ी वाला नहीं होगा। अगर कार का बाइक से हुआ तो कार वाले को गलती मानी जाएगी, और अगर बाइक का साइकिल से हुआ तो बाइक वाले की गलती मानी जाएगी, ट्रक का कार से हुआ तो ट्रक वाले की, राइट। तो माइनॉरिटी हमेशा किस में रहेगा, किस में रहेगा, फायदे में ही रहेगा। एडवांटेज उसको माइनॉरिटी का हमेशा ही मिलेगा। चलो पढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ माइनर, माइनर की पोजीशन, अ कॉन्टैक्ट मेड विथ और बाय अ माइनर, या तो माइनर के साथ या माइनर के द्वारा अगर कोई भी प्रकार की कॉन्टैक्ट कर रखे, वो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे कि सर वो क्या हो जाएंगे, वॉइड एब इनिशियो, यानी वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी पहले दिन से ही क्या है वो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। वेरी गुड। दूसरी बात, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी अगर मैं बोलूँ सर 18 साल का 17 साल का था तब मैंने कॉन्टैक्ट किया था, आज वो बड़ा सांड हो गया है, 19 साल का हो गया, अब तो मेरा उससे कॉन्टैक्ट हो गया है, वो मतलब मेजर हो गया है, अब तो मेरा कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, मेजोरिटी में आ गया वो, तो मेरा कॉन्टैक्ट वैलिड हो जाएगा? नहीं होगा। किसी प्रकार से कोई भी रेटिफिकेशन नहीं होगा। रेटिफिकेशन का मतलब जब वो माइनर था तभी वॉइड था, जब वो कॉन्टैक्ट ही वॉइड था तो उसको वैलिड कैसे कर सकते हो? कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ आपके बीच में, कॉन्टैक्ट माना ही नहीं जाएगा। कानून की आंखों में, कानून की आंखों में वो कॉन्टैक्ट क्या होगा, जीरो होगा, नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू नहीं है, जब अस्तित्व में है ही नहीं, तो उसको वैलिड कैसे करोगे? नया कॉन्टैक्ट कर लो 19 साल के होने के बाद, उससे पहले वाला कॉन्टैक्ट तो वापस चेंज नहीं हो सकता। तो नो रेटिफिकेशन, ठीक है। तीसरी बात, माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बात बताई थी, छोटी गाड़ी वाला हमेशा फायदे में रहेगा, यानी माइनर को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप बेनिफिशियरी बना सकते हो कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, दो जनों के बीच में कोई प्रॉफिट हुआ तो हम 2 तो बांटेंगे, तीसरा एक हिस्सा इस माइनर को देंगे। लेकिन लॉस हुआ तो उस माइनर से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि वो लॉस में कहीं पे भी आपका पार्टनर नहीं ले सकता है, कहीं पे भी आपको क्या एडवांटेज नहीं दे सकता लॉस में। वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उसको कोई फ़ायदा देना चाहो तो आप दे सकते हो किसी के अंदर, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि भैया इसको फ़ायदा देना है, हम उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, राइट। ये पार्टनरशिप की बात आएगी। वैसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि माइनर हमेशा क्या रहेगा, बेनिफिशियरी रह सकता है, बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाइबिलिटी, दायित्व या लॉस या किसी तरह का नुकसान नहीं ले सकता। बातों को कान में डाल दो और गांठ बांध लो, ठीक है। यहाँ पे भी जीवन भर के लिए कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सिस्टम होता है, ठीक है। पढ़ाई ऐसी करो कि हमेशा के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता ना हो। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यहाँ पढ़ लिया तो ज़िंदगी के किसी भी लेवल में, किसी भी स्टेज में इसको वापस पढ़ने की आवश्यकता आपको ना पड़े। इस तरीके से पढ़ो। हाँ, ज़रूरत पड़ सकती है आपको रिवाइज़ करने की। मैं ये नहीं कहता आज पढ़ लिया तो वही हमेशा आज से 5 साल बाद कहीं आ गया सवाल तो आपको याद ही रहेगा, ऐसा कोई आवश्यकता, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। आप आइंस्टाइन तो हो नहीं सारे, या उसको भी अपने देखा नहीं है, वो होशियार था कि नहीं था, लेकिन हाँ रिवीजन की आपको आवश्यकता पड़ सकती है तो आप रिवाइज करके उस चीज़ को पढ़ें। लेकिन हमेशा क्यों रिवाइज करते ही पुरानी चीज़ें आपको याद आ जानी चाहिए, तब वो तब होगी जब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी हर चीज़ की, इवन हर सब्जेक्ट के अंदर, लॉ, इकोनॉमिक्स, लॉ, अकाउंट्स, इवन मैथमेटिक्स,
जो मैथमेटिक्स आप 10th में पढ़ रहे हो वो इक्वेशन आपको ज़िंदगी भर, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन ज़िंदगी भर याद क्यों रहते हैं, क्योंकि बार बार उनकी ज़रूरत पड़ती है। समझे मेरी बात? तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, यानी वो हमेशा क्या करेगा, माइनॉरिटी का खेल खेलेगा। माइनॉरिटी उसको हमेशा क्या रहेगी, बचाती रहेगी, और हमेशा वो सुपीरियर रहेगा माइनॉरिटी को लेकर। मैंने वो वाली बात बोली, बड़ी ट्रक छोटी गाड़ी, वही वाली सारी बातें हो रही है। माइनॉरिटी हमेशा अपने सामने क्या डाल बना के रखेगा, किसका, माइनॉरिटी का, यानी इसके ऊपर कोई हार्श आप डिसीजन डालने जाओगे तो वो डाल खड़ी कर देगा माइनॉरिटी वाली, अब वो बच जाएगा अपने आप। ठीक है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज के मतलब क्या हुआ, अ क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू अ माइनर इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी क्या होता है, कई बार जैसे एक माइनर है, उसके माँ बाप नहीं है, डेथ हो गई, तो गार्जियंस होते हैं या कोई भी रिलेटिव्स हो गए, तो वो जो प्रॉपर्टी, वो इतना माइनर है कि वो प्रॉपर्टीज़ और सारी एसेट्स को संभाल नहीं सकता, तो क्या बोलते हैं कि भैया वो सारी चीज़ें आप संभालो और उसके बदले में इस माइनर का पालन पोषण करो, उसको बड़ा करो। जब ये मेजॉरिटी हो जाएगा, सारी चीज़ें संभालने लायक हो जाएगा, एंड ही विल बी टेक केयर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी। लेकिन तब तक आपको संभालना है और आपको उसको हर नेसेसरी की चीज़ें की आपको चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है, जैसे खाना पीना, अच्छी क्या बोले, ज़िंदगी क्या बोलूँ मैं, एक रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके लिए जो उसको चीज़ चाहिए वो आप उसको नेसेसरीज प्रोवाइड कराओगे। एजुकेशन है, फूड है, शेल्टर है, रखने का व्यवस्था, और उसके बदले में आप, हाँ, जब ये पूरा हो जाए, वो मेजर हो जाए, तो ये जो खर्चा आपने किया है इसके बदले में आप पैसा मांग सकते हो उस माइनर से, और उस माइनर को देना पड़ेगा। एनफोर्सेबल बाय लॉ है, कानून बोलता है यहाँ पे माइनर एक ही जगह लाइबल होगा किसी लाइबिलिटी दायित्व लेने के लिए, कि भैया इस तरीके से आपको नेसेसरीज के लिए किसी ने कोई चीज़ें दी है, प्रोवाइड की है, तो आपको उसको वापस पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा आपको देना। अब उसमें नेसेसरीज में ये नहीं आता, ध्यान रखना, कि लग्जरी लाइफ, कि वो बस छोटा है, मस्त घूम रहा है, क्या बोले उसमें, पॉर्स में घूम रहा है, ये मजा एंजॉय कर रहा है, और फिर वो मांग ले पैसा कि भाई तेरे को बचपन में मैंने पॉर्स में घुमाया था, ला पैसा ला, है ना। तो इस तरीके से आप उससे पैसा नहीं मांग सकते। हाँ, उसको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो लाइबिलिटी होती है वो आप कह सकते हो। ये तो मैंने बोला जिसकी प्रॉपर्टी है। कई बार ऐसा होता है, कई चीज़ होती है प्रॉपर्टीज नहीं होती, माँ बाप नहीं होते, गार्जियंस पालते, या कोई क्या बोलते हैं, टेक केयर करता है जो भी उसकी, तो वो जब वो बड़ा हो जाए, पैसा आएगा, तो वो उसके लिए लाइबिलिटी मांग सकता है कि भैया मैंने आप पे इतना खर्चा किया। उसके लिए हिसाब किताब होना चाहिए लॉ में, जब कानून कोर्ट में जाएगा तो सारी चीज़ें मांगेगा, एविडेंस, तो वो होना चाहिए मैंने आप पे इतना खर्चा किया, तो ये मुझे पैसा आपको देना है। जब आप मेजर हो जाओगे तो मांग सकता है। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज के लिए माइनर लाइबल होता है, ये भी बात एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। कॉन्टैक्ट बाय गार्जियन, जैसे वापस एग्जांपल आया, गार्जियन से कॉन्टैक्ट, अ गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज़ नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये अच्छी बात है, जैसे वो गार्जियन प्रॉपर्टी का था, वो सारा बिजनेस उसके गार्जियन संभाल रहे थे, अच्छा खासा बिजनेस था, पेरेंट्स की डेथ हो गई, वो तो छोटा है, पढ़ रहा है, अब इसको नॉलेज नहीं है, सारा कौन संभाल रहा है, उसके गार्जियन संभाल रहे हैं। अब गार्जियन क्या कर सकते हैं, गार्जियन जो भी बिज़नेस चलाने के लिए जो खर्चा करना है, इधर उधर जो भी करना है बिज़नेस चलाने के लिए, 50 तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे, वो गार्जियंस लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ एज ए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट, अच्छे के लिए लेंगे, ठीक है, बेनिफिशियल के लिए। लेकिन गार्जियन के लिए वो हर डिसीजन के लिए माइनर जिम्मेदार हो जाएगा। माइनर जब मेजोरिटी पे आ जाएगा, उस प्रॉपर्टी का हकदार हो जाएगा, तो जिम्मेदार हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होगा। वो क्या है, द गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज़ नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी फॉर एग्जाम्पल, किसी के फादर या पेरेंट्स नहीं है, उसके गार्जियन ने उसके नाम से कोई प्लॉट लिया, या किसी तरीके को रेजिडेंशियल क्या बोला, हाउस लिया, और उसकी लोन वोन करा दिया अपने ऊपर, और किस्तें विस्तें करवा ली, और वो किस्त भर रहे हैं यार, पैसा भर रहे हैं, और वो घर किसके नाम से लिया, उस पर्टिकुलर चाइल्ड के नाम से लिया, उस बच्चे के नाम से। वो मेजर हो गया, तो बोला भैया ये लोन वोन है, इसका पैसा दे, ये घर जो तेरे नाम से लिया ये मैंने पे किया था, या जो प्लॉट लिया है उसका पैसा मैंने दिया था, अब तू, तेरी लाइबिलिटी बनती है कि तू क्या करे, उसके नाम से पैसा दे। समझे मेरी बात? तो इस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट से वो उसको बाइंड नहीं कर सकता, माइनर को किसी तरीके से मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये दायित्व माइनर नहीं लेगा कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी, जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनको परचेज के लिए होगा, तो वहाँ पे माइनर का कोई रिस्क है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है ये तो पता है आपको, कि सर थोड़ा थोड़ा किसी को तो पता है, किसी को नहीं पता, तो बता दूं मैं। मूवेबल प्रॉपर्टी वो जो मूव कर सके, वो सारी प्रॉपर्टी क्या हो सके, मूवेबल, जैसे कि पेन, टैब, राइट, फ़ोन,
आपकी जो भी फर्नीचर, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट। कार, व्हीकल्स, वेसल। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल जो उसे मूव ना कर सके, जो मूव ना कर सके, प्लॉट, घर, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी आ गई, राइट। ऐसी और भी कई मशीनरी जो इमूवेबल है, जो वहाँ एक बार इंस्टॉल होगी तो वो इंस्टॉल होगी, वो इमूवेबल है, मूव नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ऐसे के लिए अगर आपने किसी तरह का कॉन्टैक्ट किया है तो माइनर उस कॉन्टैक्ट के लिए बाइंड नहीं होगा, माइनर वहाँ कॉन्टैक्ट का उसका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन मूवेबल के लिए की है, यानी उसके नाम की कार ली है तो कार के लिए वो बाइंड हो जाएगा भैया। उसके नाम का लैपटॉप लिया है, उसके नाम का कोई फ़ोन लिया है तो उस चीज़ के लिए वो बाइंड हो जाएगा कि उसको पैसा देना पड़ेगा। जो गार्जियन ने उसके लिए फ़ायदे के लिए किया है, उसके लिए लाइबिलिटी अगर छोड़ी है तो वो बाइंड होगा, लेकिन इमूवेबल के लिए नहीं होगा। 6 पॉइंट पढ़े अभी तक अपने। 7वां, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किसी प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते आप। किससे नहीं मांग सकते? माइनर से। यानी तू मेजर होगा तब मेरे लिए ये काम करेगा, या तू अभी माइनर है, उसमें कोई टैलेंट नहीं था, जैसे मेजर हो गया, वो अच्छा सिंगर बन गया तो मैं बोल दूं कि भैया तू स्पेसिफिक, मैंने तेरे गार्जियन हूँ या मैंने तेरे को पाला पोसा या बचपन में तेरे से एग्रीमेंट किया था, अगर तू बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा तो मेरे लिए एक मैच खेलेगा। ऐसे करते ना एग्रीमेंट, जैसे धोनी से किसी ने किया होगा, या अभी कौन चल रहा है, नया छोरा कौन चल रहा है अपने, अरे ईशान किसान क्या किशन, ये ईशान किशन है ना, ये नया वाला संजू सैमसन राजस्थान का, देख ले तो इससे ऐसा नहीं कि बचपन में कोई एग्रीमेंट किया हो कि हाँ ये अपना रवि बिश्नोई देख लो, अपने मतलब जोधपुर का ही अपना, तो उसको देख लो। तो उससे ऐसा नहीं कि भाई आज से मैं 3 साल पहले रवि से मैंने कांटेक्ट किया होगा, भाई तू जब भी स्टार बन जाएगा तो हमारे लिए खेलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कोई स्पेसिफिक, क्योंकि वो उस समय माइनर था ना, ये ध्यान रखना, माइनर होगा। अगर वो मेजर हो चुका होता और फिर कॉन्टैक्ट हुआ तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन माइनॉरिटी के टाइम जो कॉन्टैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उससे हम नहीं मान सकते। नो इंसॉल्वेंसी, सबसे बढ़िया बात भैया, इंसॉल्वेंट माइनर कभी इंसॉल्वेंट होते हैं, अभी उगे ही नहीं यार, 18 साल के होंगे, बड़े होंगे तुम लोग, जैसे जो भी है अभी फाउंडेशन कर रहे होंगे तो माइनर ही हो तुम लोग, तो अभी तुम इंसॉल्वेंट घोषित कर ले, अभी तुम कुछ ऐसा कर्जा वर्जा ले लो अपने ऊपर, इंसॉल्वेंट कर दे तो हम फिर तुम क्या करोगे पूरी ज़िंदगी लाइफ तो पड़ी है। तो इंसॉल्वेंसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इंसॉल्वेंसी नहीं हो सकती, राइट। यानी कोई बैंक भी तुम्हें लोन नहीं देगा। नो पार्टनरशिप, वैसे तो देखा जाए तो माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, अपने कोर्स के अंदर है। माइनर के साथ किसी प्रकार की पार्टनरशिप नहीं हो सकती, लेकिन एक केस में हो सकता है, ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। देखो मैंने तो ना, बेनिफिशियल उसको बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं डाल सकते। यानी पार्टनर्स के साथ, माइनर के साथ, सिंपल सी बात, पार्टनरशिप नहीं हो सकती। यहाँ पे भी रोकता है, एग्रीमेंट ही नहीं होगा, जब डी नहीं बनेगी पार्टनरशिप डी, वो एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है। जब पार्टनरशिप होगी नहीं, माइनर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल ही नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं होगा। लेकिन आप उसको उस एग्रीमेंट के अंदर ये लिख सकते हो कि हमारा जो प्रॉफिट होगा हमारे पार्टनर से, हम 3 पार्टनर है और जो 3 है उसके 4 हिस्से होंगे, चौथा पार्ट हम किसको देंगे? माइनर को देंगे। लेकिन अगर लॉस हुआ तो माइनर उस लॉस में पैसा नहीं देगा, तुम तीनों को ही देना है। माइनर तो उससे प्रॉफिट होगा तब वो पैसा लेगा, नहीं तो नहीं। हाँ, प्रॉफिट होने में अगर उसका नाम लिखा है, बेनिफिशियल आपने बनाया है तो वो लेगा भैया, वो छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आगे। माइनर कैन बी एजेंट हो सकता है माइनर, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट, उसके ऊपर किसी प्रकार लाइबिलिटी है आप एजेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। यानी माइनर किसी की एजेंसी ले सकता है, एजेंट बन सकता है, साहब बिल्कुल बन सकता है एजेंट, किसी तरीके से कोई रोक उसके ऊपर नहीं है। लेकिन कोई घाटा हो गया, किसी तरीके से कुछ हो गया तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी भी नहीं है। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्जियन, ये भी ध्यान रखना। माइनर अपने किसी एक्ट से, अपने किसी कर्तव्य से, कर्तव्य इन द सेंस उसकी किसी हरकतों से अगर देखा जाए तो ऐसा तो देखो अपने समाज में क्या सिस्टम होता है कि बच्चा अगर कोई बदमाशी करके आए तो सारे पेरेंट्स घर पे उसको छोड़ने आते हैं, छोड़ने के आते हैं, उसको लेने भी आते हैं कई बार तो मारने के लिए। तो वो सब किसको दोषी दे रहते हैं? उसके पेरेंट्स को, या उसको सुनाते हैं जो भी है, या कोई नुकसान करके आ जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है? पेरेंट्स करता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, आज से ध्यान रखना, जब भी क्रिकेट खेलो, आप माइनर हो और आपने बॉल से किसी का कांच फोड़ दिया और वो अंकल आ गए घर पे पैसा वसूल करने, किससे? आपके पेरेंट्स से। वहाँ पे बोल देना कि भैया मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेरे किसी हरकत की वजह से मेरे पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए बाइंड नहीं है। यानी अगर मैं किसी का कोई नुकसान करके आता हूँ तो मेरे पैसे मेरे पेरेंट्स से मांगो, ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया। लेकिन एक अच्छे एथिक्स के रूप में बेचारों को रहना है, कॉलोनी में रहना है घर वालों को, तो अपना तो क्या है, अपन तो करके आ जाते हैं, अपन को क्या है ना। लेकिन वो जो अपने पेरेंट्स है उनको तो रहना है ना कई टाइम तक, तो वो बेचारे क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं या जो भी
निपटारा कर देते हैं, समझो। लेकिन बाइंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कहीं पे भी बाइंड नहीं है कि माइनर के किसी भी एक्ट के द्वारा उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन बाइंड नहीं होंगे, राइट। तुम्हारा क्या पता कहीं सट्टा खेल आए तुम, कहीं पैसा वैसा लगाया आईपीएल में और घर पे आ गए वो तो सटोरी मांगने, बोले लो भाई बुकी वुकी वो आ गए, तो नहीं भैया आपके पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, वो बच्चा ही है और बच्चे के साथ पहली बात तो कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, आपने किया कैसे, वो तो क्या है इलीगल है, वॉइड अभी इनिशियो है, यानी वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। ये अपना एक, जब तक आप माइनर हो ये हथियार अपने पास रखना, अपने तर्कस में ये तीर रखना। चलो, जॉइंट कॉन्टैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। अच्छा, माइनर और एडल्ट के बीच में जॉइंट कॉन्टैक्ट हो सकता है क्या? जॉइंट कॉन्टैक्ट यानी एक एडल्ट है, एक 20 साल का है, एक माइनर है, दोनों ने मिल के किसी से लिया, हाँ लोन बिल, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉन्टैक्ट करो। जैसे मैं हूँ एडल्ट, मेरे साथ को माइनर है, मेरे को छोटा भाई है, या फॉर एग्जाम्पल आप में से आप भी सब मेरे छोटे भाई हो, आप में से किसी के साथ मैंने मिलकर किसी से कांटेक्ट किया तो मैं कर सकता हूँ कांटेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और माइनर मिलकर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी दायित्व लाइबिलिटी आ गई तो वो सारी लाइबिलिटी मेरे से मांग सकता है, वो मेरे पे इश्यू कर सकता है, केस कर सकता है, वो मेरे खिलाफ किसी प्रकार से कोई भी एक्शन ले सकता है, आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएगा क्योंकि आप क्या हो, माइनर। लेकिन अगर कोई बेनिफिट हो गया तो बेनिफिट में आप भी उतना हिस्सा मांगोगे, जो भी आपका माइनॉरिटी का हिस्सा होगा आप उससे एडल्ट से मांग सकते हो, लेकिन लाइबिलिटी लॉस में आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। श्योरिटी फॉर अ माइनर, अगर आप किसी माइनर के लिए श्योरिटी देते हो तो, अगर किसी माइनर के लिए आप श्योरिटी देते हो तो ज़रा इसको इस मॉड्यूल में से पढ़ते हैं हम। देखो इस मॉड्यूल में से एक एक चीज़ मैं वापस रिकॉल करा देता हूँ आपको। हम पढ़ रहे थे कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 की, छड़ी अभी तक सेक्शन 11 की चल रही है, ये बात ध्यान रखना। 10 ने बोला था कि ये चीज़ आवश्यकता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, 11 ने मार के बोला 3 चीज़ें होना जरूरी है, मेजर होना जरूरी है, साउंड माइंड होना जरूरी है और डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अभी हम पढ़ रहे हैं उसी 11 में से एक, क्या, मेजर होना जरूरी है। अच्छा, माइनर हो तो क्या क्या हो वो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट एंड पोजीशन टू माइनर, आप यहाँ से भी वापस पढ़ सकते हो, सारे एक एक चीज़ को आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ये PDF अवेलेबल है ICAI.org.in। जब आप जाओगे साइट लिखोगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे BOS नॉलेज पोर्टल है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल है, वहाँ पे आपको CA फाउंडेशन करके कोर्स है, उस कोर्स के अंदर लॉ का जब आप PDF डाउनलोड करोगे तो ये PDF आ जाएगी, आप वहाँ से भी अच्छी तरह पढ़ सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा, जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे बहुत ही ईजी और आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये चीज़ मेरे नोट्स है जो, उसी चीज़ को मैंने एक सिर्फ अलग से कॉपी रूप दिया है। अगर आपको दिक्कत आ रही है इसमें तो उससे पढ़ के फिर इसमें पढ़ोगे, आपको बहुत ईजी लग जाएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी लग जाएगा। एक एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, हर जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसके साथ एग्जाम्पल वहाँ मेंशन है, तो आप इस PDF को भी आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, किसी प्रकार से कोई चार्जेस नहीं है। और जो बच्चे 12th में है या 12th पास आउट कर चुके हैं, अभी फाउंडेशन के एग्ज़ाम है नियर बाई, तो आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हो। इन चीज़ों के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वीडियो क्लासेस कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है हमारी, और इसी तरह से आपका लॉ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन क्लास लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लेंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट पेपर भी देखेंगे, उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे एग्जाम से जस्ट पहले, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से लॉ आपकी पूरी कंप्लीट कराने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। चलो, नो रेटिफिकेशन बढ़ चुका था, माइनर हो चुका था, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी, राइट। यहाँ पे आए अपन, कहाँ पे, ये देखिएगा, इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी व्हेन एन एडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर अ माइनर देन ही यानी एडल्ट इज लाइबल टू द थर्ड पार्टी एज देयर इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड थर्ड पार्टी। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये है कि भैया अगर किसी ने माइनर के लिए श्योरिटी दी, यानी फॉर एग्जांपल तुम माइनर हो, कहीं तुम्हें एग्रीमेंट करना है और तुमने बोला सर एग्रीमेंट करना है लेकिन मैं माइनर हूँ, मैं कर नहीं सकता और मुझे ये डील फ़ायदे की लग रही है, सर आप मेरी श्योरिटी दे सकते हो क्या वहाँ पर। अब मैंने बोला ओके चल ठीक है, ये मुझे भी सही लग रहा है, तू सही काम कर रहा है, मैं तेरे नाम की श्योरिटी दे देता हूँ। और अगर वहाँ पे मैंने श्योरिटी दे दी तो आप हो गए फ्री, अब वो थर्ड पार्टी और मेरा लेने दोगे। अगर किसी प्रकार से कोई नुकसान होता है या किसी प्रकार का पेमेंट देने की लाइबिलिटी बनती है तो थर्ड पार्टी मेरे पे स्यू कर सकती है, क्योंकि मैंने आपकी क्या दे दी, श्योरिटी। आपसे साथ तो एग्रीमेंट वॉइड है, भी नहीं इश्यू, आपके साथ एग्रीमेंट कोई मतलब नहीं, आप लाइबिलिटी के दायित्व नहीं होगी क्योंकि आप माइनर हो। लेकिन जो थर्ड पार्टी, जो एडल्ट है, जो आपका श्योरिटी जो दे रहा है, ठीक है, जो गारंटर है आपका, वो गारंटर क्या हो जाएगा, उस चीज़ के लिए लाइबल हो जाएगा, राइट। यानी माइनर आप क्या करो, यानी बहुत चीज़ें आपको तरकीबें पता चल रही है, यानी किसी से कहीं कांटेक्ट करना हो, खुद मत इन्वॉल्व हो, श्योरिटी दिलवा दो थर्ड पार्टी की, वो फंस जाएगा, ठीक है, फंस जाएगा इन द सेंस जॉइंट कॉन्टेक्ट किसी के साथ कर लो, राइट। अगर फ़ायदा दिख रहा हो ठीक है, अगर नुकसान हुआ तो उसका है, आपका कोई लेना देना नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट, माइनर एज ए शेयर होल्डर। क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकते हैं? क्या माइनर किसी तरीके से क्या हो सकते हैं? ये अपने नोट्स कहाँ गए रहे? क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकते हैं? तो जवाब पार्टनरशिप वाला जवाब है। क्या? पहली बात तो नो, माइनर किसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो सर शेयर होल्डर में भी तो शेयर होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसी कंपनी से आप उसके शेयर होल्डर लेने हैं, उसको ओनरशिप ले रहे हो, तो उस कंपनी से आप क्या मान रहे हो? आप उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, राइट? आप उसके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हो। जब कॉन्टैक्ट ही नहीं हो सकता, कॉन्टैक्ट हर तरीके से एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा माइनर के साथ। तो सर पॉसिबल ही नहीं है कि क्या कि उसके साथ आपका शेयर होल्डिंग हो सके। लेकिन कोई गार्जियन आपके नाम के शेयर लेकर फिर आपके नाम से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एट एज ऑफ मेजोरिटी, या आपके नाम से माइनर हो, आपके नाम से कॉन्ट्रैक्ट शेयर लिया, लेकिन गार्जियन का नाम लिखा गया कि गार्जियन मैं हूँ, मैं इसके बिहाफ पे शेयर ले रहा हूँ, इसके नाम से ले रहा हूँ, पेमेंट सारे, तो पेमेंट सारे कौन करेगा? वो गार्जियन करेगा। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप मेजर हो जाओगे तो ऑटोमेटिक वो शेयर कॉन्ट्रैक्ट शेयर है जो आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा, और तब आप उस कंपनी के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यानी कंपनी ने आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, आपको शेयर होल्डर नहीं बनाया, आपके गार्जियन को बनाया ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो वहाँ पे सही हो सकता है। लाइबिलिटी ऑफ टॉट, टॉट क्या होता है? लॉ ऑफ टॉट होता है। क्या होता है? लॉ ऑफ टॉट, लॉ ऑफ टॉट होता है। अब उस लॉ ऑफ टॉट में क्या होता है? उसको बोलते हैं सिविल रॉन्ग। क्या बोलते हैं इसको? सिविल रॉन्ग। ये सर ये सिविल रॉन्ग क्या है? यानी भैया कुछ बदमाश छोकरे होते हैं, बदमाश बच्चे होते हैं, राइट? वो क्या करते हैं, गए बाहर, घर वालों ने बोला, घर तो मम्मी पापा बैठे थे, बाहर घूमने गए कि बहुत दिन हो गए बाहर घूम के आए, तो बाहर जाके कहीं से कहीं क्या करके आ गए, वो कुछ सिविल रॉन्ग करके आ गए, एक्ट, ऐसा एक्ट करके आ गए जो कि क्या है? सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग मतलब आम इंसान की तरह नहीं, जैसे लड़ाई कर ली, किसी से वसूली करी आए, ठीक है, किसी को पीटी आए, या मार तो खा के आएंगे, लेकिन एक आध किसी को मारे आए, छीना झपटी कर ली, चैन उड़ा के आ गए किसी की, ठीक है। इस तरीके से कोई भी असॉल्ट, यानी किसी को मार दिया, ठीक है, किसी को धमकी दिया है कि तेरे को देख लूँगा, या तेरे को मतलब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, समझे मेरी बात? चाकू डाल दिया किसी के, तो ये सारी चीज़ें क्या हो, सिविल रॉन्ग से। और इस तरीके से अगर क्रिमिनल कोई एक्ट करता है, कौन? माइनर। कौन? माइनर। तो पहली बात तो उसके किए हुई चीज़ों के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं होते, ये अपन ने पढ़ चुके। और दूसरी बात, अगर इस तरीके से कोई सिविल रॉन्ग करता है, लॉ ऑफ टॉट, लॉ ऑफ टॉट आपके लिए नहीं, सीएस वालों के लिए होगा, एग्जीक्यूटिव में होगा। लॉ ऑफ टॉट यानी लॉ ऑफ टॉट होता है ना, किसी को क्रिमिनल तो नहीं होता पूरी तरीके से, लेकिन एज ए प्रिटेंड क्रिमिनल किया जाता है, यानी किसी को मुक्का मार दिया, धमकी देनी, असॉल्ट कर दिया, या उसको धमकी दे दी, प्रिटेंड कर दिया कि भाई मैं तुझे मारूंगा, तो ये सब लॉ ऑफ टॉट में आता है। अगर इस तरीके से लॉ ऑफ टॉट करे या क्रिमिनल एक्टिविटी करे, ये मान लो आप, या किसी तरह सिविल रॉन्ग करे, तो वहाँ पर वो माइनर जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा? हमारा सवाल ये है। उसके लिए वो दायित्व होगा कि नहीं, वो लाइबिलिटी होगी नहीं? तो बिल्कुल येस है। वहाँ पर वो क्या होगा, वहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और वो क्या हो जाएगा, वो बराबर लाइबल होगा उस चीज़ के लिए, और उसको बाल सुधार गृह कार्यालय कारागृह में बेचा जाएगा। जो कि माइनर जो होते हैं ना, जितने भी ये नाबालिग जो है, इनको फिर वहाँ भेजा जाता है, सेंट्रल जेल नहीं भेज के, इनका अलग कारागार होता है, वहाँ भेजा जाता है, ठीक है। तो माइनर की सारी बातें क्लियर हो गई सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये तो पता चल गया पोजीशन माइनर की क्या पोजीशन रहती है, हमारे खुद के हमारे पावर हमें पता चल गए, ठीक है। पढ़ क्या रहे थे? सेक्शन 11 की छड़ी याद है? नहीं हो तो वापस मार के बताओ। सेक्शन 10 की छड़ी आई थी, उसने बोला था ये चीज़ें होनी अनिवार्य, नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे। तो आपका सवाल उठा, बैठे बैठे मार खाते खाते आपने मसलते आपने बोला कि चलो वो तो हम मान गए, कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो सेक्शन 11 की छड़ी आई और उसने मारते हुए बोला कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट का मतलब ये हुआ 3 चीज़ें का होना अनिवार्य है, मेजर होना, साउंड माइंड होना, और डिस्क्वालीफाई नहीं होना कहीं, ठीक है। तो आपका वापस सवाल उठा उसी के अंदर कि भैया ये साउंड माइंड क्या होता है, तो हमने नहीं मेजोरिटी क्या होता है, तो अपन ने बताया कि जो 18 साल से ऊपर हो वो मेजर होंगे, 18 साल से नीचे माइनर होंगे। माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता, मेजर के साथ एग्रीमेंट होगा। माइनर के साथ एग्रीमेंट किया तो वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग होगा, और मेजर के साथ किया तो सब कुछ ओके है, यानी कैपेसिटी सेक्शन 11 के हिसाब से वो सही है, राइट। और माइनर के क्या क्या होता है, पोजीशन क्या क्या होती है, वो सारी हमने चीज़ें पढ़ ली, अलग अलग सीनेरियो में जाकर माइनर की पोजीशन हमने पढ़ ली, राइट। सेकंड बात, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। ये सर साउंड माइंड का पर्सन क्या होता है? फिर आपने सवाल पूछा बैठे बैठे, सेक्शन 11 छड़ी मार के बैठ चुका था, फिर आपने बोला कि ये चलो मन में जिज्ञासा तो होती है आपकी, आपने बोला सर ये साउंड माइंड यानी अनसाउंड माइंड वाला कौन होगा? उल्टा चलता दिमाग हमेशा
कैसे रे अनसाउंड, तो सेक्शन 12 की छड़ी आई आपके पास, कौन सी? सेक्शन 12 ने आपको जोर से मार के बोला कि यस, मैं बताता हूँ आपको, सेक्शन 12 के अंदर बोला हुआ है कि अनसाउंड माइंड कौन होगा, लिखा हुआ है अ पर्सन सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, यानी वो साउंड माइंड तब होगा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम when he makes the contract it is capable of understanding it, यानी understanding of the contract and of forming a rational judgment of its effects upon his interest, यानी जब वो कॉन्टैक्ट करते समय पहली बात तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो अंडरस्टैंडेबल हो, अंडरस्टैंडिंग कर सके क्या कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें चल रही है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हें मुझसे मेरी गाड़ी खरीदनी है 5 लाख रुपए में, मुझे पता होना चाहिए गाड़ी चेक करके कोई चीज़ होती है, गाड़ी यानी ये गाड़ी होती है, और गाड़ी 4 पहिए होते हैं गाड़ी के या 2 पहिए होते हैं, जो भी मानो गाड़ी का, और पैसा जाएगा, मेरे पास गाड़ी आएगी, क्या वो गाड़ी सही है कि नहीं, यानी मैं टोटल जजमेंट लेने लायक हो सकूँ, एकदम सही अवस्था में हो, होश में हो जब मैं डिसीजन करूँ। सिंपल सी बात करूँ तो ये समझ लो आप कि जब वो कांटेक्ट कर रहा हो बंदा, तब वो क्या हो, होश में। मेरी तो हिंदी खराब है, देख लेना आपने, ठीक है। क्या हो, होश में हो, क्या हो, होश में, यानी जोश में तो हो ही हो, लेकिन होश में भी हो, ठीक है। यानी सर होश में कौन नहीं होता, उदास से बैठा, मतलब जोश में नहीं हो, वो जोश का तो आप उदास कर सकते हो, होश में इन द सेंस यानी जब वो कांटेक्ट किया हो तब वो किसी तरीके से उसको दारू पिला दिया फॉर एग्जांपल, फुल सेट हो गया, अब उसके साथ आप कांटेक्ट कर रहे हो, तो क्या उसका मेंटली इतना उसका स्टेबिलिटी है कि जो आप कांटेक्ट करो वो सारी बातें आपकी सुन सके? नहीं सुन सकता ना। आपको ड्रग्स ले लिया उसने फॉर एग्जांपल, है ना, ये पता नहीं हीरोइंस और ये साइन करती होगी, ड्रग्स लेके करती होगी, ठीक है। तो अगर कहीं आपने कोई कांटेक्ट किया, उसमें आप इस अवस्था में हो कि आपने दारू पी रखा है, ड्रग्स ले रखा है, या किसी तरीके से आप पैरालाइज हो, ठीक है, आपका दिमाग नहीं चल रहा, आप बेहोशी की हालत में अंगूठा लगवा लिया, नहीं करते हम पिक्चर में पहले देखते थे ना, बेहोशी की हालत में अंगूठा लगा दिया, या आप सही एकदम फील नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आपको घबराहट हो रही है या किसी तरीके से मतलब हो रहा है, फटाफट बोल दिया आपको, ले ले यार साइन कर, तो आप कर दोगे एक बार तो साइन, तो बोलते हैं इस तरीके से अगर किसी अवस्था में या किसी पोजीशन में वो अगला आदमी है और तब आपने उससे कांटेक्ट किया है, तो ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ कांटेक्ट। और सेक्शन 11 के अंदर बोलता है 10 के अंदर बोलता है कैपेबिलिटी होनी जरूरी है, और सेक्शन 12 बोलता है कि अनसाउंड माइंड हो गया, तो भैया अनसाउंड माइंड का मतलब ये होता है, और अनसाउंड माइंड है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कैपेबल नहीं होगा। और सेक्शन 11 के अंदर बोलते हैं कैपेबल का मतलब होता है 3 तरीके से, मेजर, अनसाउंड माइंड, साउंड माइंड और डिस्क्वालीफाई। मेजर आपने पढ़ लिया, दूसरा बात मेजर है लेकिन क्या है, वो कैपेबल टू कांटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो उस समय होश में नहीं है, उस समय उसका दिमाग की संतुलन सही नहीं है, और तब आपने उससे कांटेक्ट कराया था, उस क्षण उस टाइम आपने उससे कांटेक्ट कराया था, तो कांटेक्ट क्या माना जाएगा, हम उसको कांटेक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे, वो कांटेक्ट वॉइड हो जाएगा और कांटेक्ट सर्वाइव नहीं करेगा, कांटेक्ट सर्वाइव नहीं करेगा। समझे मेरी बात, समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? यानी 3 बात, सेक्शन 11 की छड़ी क्या बोला कि भैया 3 चीज़ होनी जरूरी है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और दूसरी बात डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा मेजर कौन हो सकता है, 18 साल के ऊपर। साउंड माइंड कौन हो सकता है, जब कांटेक्ट कर रहे हो तब क्या हो, तब उसका दिमागी संतुलन सही हो, पागल वागल नहीं हो, ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं वो पागल है और आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, वो पागल नहीं हो मतलब पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन क्या था, एक पेज रुकना, एक पेज गायब है इसमें, है ना। चलो मैं नोट्स में एक पेज थोड़ा सा इधर उधर है तो मैं इससे पढ़ा लेता हूँ आपको। साउंड माइंड की बातें परिभाषा चल रही थी हमारे बीच में, और मेरे है नोट्स में एक इधर उधर चला गया पेज, तो ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, देखो, सेन मैन यानी पागल सा आदमी, कोई ऐसे बैठा है कहीं पे भी, हु इज़ डिलीरियस फ्रॉम फीवर, उसके बहुत ज़्यादा बुखार उखार आ रखा है, और वो ड्रंक भी है, अगर ये देख लो तो आप ये वाला एग्जांपल ले लो, दारू पिया हुआ है, एंड ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्ट के टर्म्स से उसको समझ में नहीं है, उसको कल नहीं है, और टू फॉर्म रैशनल जजमेंट एज इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट कैन नॉट कॉन्टेक्ट विलिस एज डेलीरियम और ड्रंकनेस लास्ट। यानी अब वो किसी को रात को दारू पिलाकर या बहुत ज़्यादा ड्रंक है, वो कॉन्टेक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको समझने लायक ही नहीं है, उस समय आपने उससे कॉन्टेक्ट कर लिया, तो वो कॉन्टेक्ट हम नहीं मानेंगे, और कॉन्टेक्ट क्या मान लेंगे, आपका क्या मान लेंगे हम, कॉन्टेक्ट को नल एंड वॉइड। चलो देखिएगा, वो कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चलो यार, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेशनली साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्टेक्ट व्हेन ही इज साउंड माइंड। यानी कहने का मतलब कभी कभी किसी को दौरे पड़ते हैं पागलपन के, यानी सुबह सुबह मतलब होता है भाई शाम को 4 बजे से लेकर रात को एक, वो तुम्हें पता है दुग्गल साहब होते थे, वो कौन सी मूवी है यार, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी नहीं करोगी, मुझसे शादी करोगी, अरे वो अक्षय कुमार और सलमान खान होता है ना जिस मूवी में, उस मूवी में दुग्गल साहब होता है कि आज उसको बोर्ड के बाहर लिखा होता है घर के बाहर कि आज दुग्गल साहब अंधे हैं, या आज दुग्गल साहब पागल है, या आज दुग्गल साहब बच्चे हैं, समझ रहे हो। तो अगर किसी किसी को ओकेशनली, अगर वो अनसाउंड माइंड होता है और ओकेशनली क्या हो, साउंड माइंड होता है, तो जब वो साउंड माइंड हो और तब वो अगर कांटेक्ट करता है तो कांटेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसी को दौरे पड़ते हैं, और दौरे तब पड़ते हैं कि शाम को 4 बजे से उसको दौरे पड़ने स्टार्ट हुए, 2-3 घंटे के दौरे पड़ते हैं। जब वो दौरे पड़ रहे हैं उसको 3-4 घंटे के, या पैरालाइज हो रहा है, या किसी तरीके से मिर्गी के दौरे, या किसी तरीके से वो लुनेटिक हो रहा है, तो उस समय 3-4 घंटे के दरमियान अगर आपने उससे कांटेक्ट कर लिया तो कांटेक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन उस दरमियान के अलावा जब वो सही होता है और उस समय आपने कांटेक्ट कर लिया तो कांटेक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। यानी जब वो दारू पिया हुआ सेट है फुल, तब आप उससे कांटेक्ट मत करो। सुबह जब उसकी उतर जाए तब आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर रात को वो सेट हो जाता है तब मत करो रात को कांटेक्ट उससे। समझो मेरी बात। द पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेशनली अनसाउंड माइंड मे नॉट कांटेक्ट व्हेन ही इज अनसाउंड माइंड। तब आप कांटेक्ट नहीं कर सकते जब वो क्या हो, अनसाउंड माइंड हो, या जब उसका दिमागी संतुलन सही ना हो। ठीक है, अपन बोलते हैं ना किसी जाते हैं कभी ऐसे दिमाग को ज़्यादा भटका हुआ था, आज किसका दिमाग के संतुलन सही नहीं है तो आज कांटेक्ट नहीं करना उससे। थर्ड, कांटेक्ट बाय डिसक्वालीफाइड पर्सन, यानी डिसक्वालीफाइड पर्सन से कांटेक्ट कैसे होता है। तो यहाँ आप देखिएगा एग्जांपल कौन कौन पर्सन है जो डिसक्वालीफाइड है। यानी अगर कोई एलियन का एनिमी है, यानी चाइना का आदमी, अभी कांटेक्ट कर लो एक बार उससे, एलियन कंपनी अपनी, जैसे युद्ध छिड़ गया चाइना, एलियन कंपनी तब होती है जब एनिमी तब होती है जब उससे युद्ध छिड़ जाए। अभी तक युद्ध नहीं छिड़ा है, लेकिन युद्ध छिड़ गया जिस दिन उससे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान है, तो इन लोगों से अगर वॉरशिप के टाइम अगर इनसे कांटेक्ट करते हो आप, तो वो डिसक्वालीफाइड पर्सन है और वहाँ से कांटेक्ट आप नहीं कर सकते। लॉ हर तरीके से, कानून भारत में उसको डिसक्वालीफाई किया जाता है, तब आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। और तब आपने कांटेक्ट किया तो कांटेक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, कांटेक्ट सही नहीं होगा। ठीक है, जैसे इंस्टॉलमेंट हो गया, या कन्विक्टेड है कोई मर्डर वर्डर चार्ज में अंदर है, तब आप उससे कांटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई कॉर्पोरेशन है जो फ्रॉड में है, इस तरीके से बैंकरप्टेड है, उसके साथ आप नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें, वो सारे पर्सन क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाइड पर्सन हो जाएंगे। तो भैया कहाँ तक हम पहुँचे सर, आपने बोला था सेक्शन 10 की एक छड़ी हमने खाई, उसने बोला था कि ये कांटेक्ट होना एग्रीमेंट तब होगा तब ये सारी एसेंशियल एलिमेंट होगी। फिर हमने एक सवाल पूछा था कि कैपेबल टू कांटेक्ट कब होता है, तो सेक्शन 11 की छड़ी हमको पड़ी और उसने बोला कि ये 3 चीज़ें होनी चाहिए जब आदमी कैपेबल होगा। तब हमने बैठे बैठे ऐसे हमारे मन में गलती सवाल आ गया, अनसाउंड माइंड कौन होता है, तो सेक्शन 12 की छड़ी पड़ी और उसने बोला अनसाउंड माइंड। ये साउंड माइंड कौन होता है, उसने इसकी डेफिनेशन दी, और जो साउंड माइंड नहीं है वो क्या हो जाएगा, अनसाउंड माइंड हो जाएगा। अब सर ये तो बात हुई हमारी सेक्शन 10 की एक बात, यानी कैपेसिटी टू कांटेक्ट, ये तो हमने पढ़ लिया सर। दूसरी बात ये तो हो गया, समझ गया कि कौन कैपेबल है, 3 लोग कैपेबल होंगे। दूसरी बात ये आई कि कंसेंट फ्री कब होता है इंसान का कंसेंट फ्री कब होगा, और जिस इंसान का, जिस पार्टीज़ का कंसेंट फ्री होगा और फिर कांटेक्ट किया है तभी वो कांटेक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं हो जाएगा, और वो या तो वॉइड हो जाएगा या वॉइडेबल हो जाएगा। यानी जब कांटेक्ट कर रहे पार्टी तब उनका कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार से उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव या किसी प्रकार से कोई असॉल्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो उसका कंसेंट हमेशा क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। सर ये फ्री कंसेंट क्या है, फिर देखो आपने सवाल पूछा, फिर मैं अब छड़ी ला रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आपने ही पूछा, मैंने इसका मेरा कोई मतलब नहीं था। तो देखिएगा, कंसेंट इज़ नॉट फ्री व्हेन इट इज़ कॉज्ड बाई। कब कब इंसान का कंसेंट फ्री नहीं होता, तो बोलता है तब इंसान का कंसेंट फ्री नहीं होता अगर वो कॉज्ड बाई, यानी ये चीज़ों की अगर उसमें क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो जाए। नंबर 1 बोलता है कोरिलेशन, क्या हो जाए, कोरिलेशन क्या है आगे पढ़ेंगे, अभी सब पढ़ेंगे कोरिलेशन क्या है। नंबर 2 बोलता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। नंबर 3 बोलता है फ्रॉड। और नंबर 4 होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर ये 4 चीज़ें कर दी, क्या कर दी, ये 4 चीज़ें अगर कर दी तो उसका कंसेंट फ्री नहीं है। 5 है टोटल, एक और है मिस्टेक, एक और है क्या, मिस्टेक। यानी कोरिलेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो ये अगर 5 चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हो गई इनकी, तो उनका कंसेंट हम फ्री नहीं मानेंगे, और फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एसेंशियल आइटम में एक एसेंशियल आइटम क्या है, फ्री कंसेंट है सेक्शन 10 के हिसाब से। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट होगा अगर ये 4 चीज़ों की कमी रहेगी, क्या,
कोरिएशन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल हो गया। लेकिन अगर वो क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, तो कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक भी दो तरह की होती है, बायलैटरल और यूनिलेटरल। बायलैटरल यूनिलेटरल कुछ समझ में आ रहा है नाम से, बायलैटरल यानी दोनों तरफ से, यूनिलेटरल यानी एक तरफ से, ठीक है ना। तो अपन देख लेंगे उसको आगे। और इसमें भी सब्जेक्ट टू मैटर एज टू द सब्जेक्ट मैटर की वजह से मिस्टेक हुई है या फिर पॉसिबिलिटी की वजह से मिस्टेक हुई है, देखेंगे, ठीक है। ये सब आगे पढ़ेंगे, आपको इसको ग्राफ को वापस कवर करेंगे हम। अभी स्टार्ट करते हैं। यानी कंसेंट हमें पता चल गया, कंसेंट क्या होता है। तो सबसे पहले कंसेंट की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। तो जैसे आपने मुझे सवाल पूछा कि सर व्हाट इज़ कंसेंट, सर हमने तो पूछा ही नहीं, आपने बोला अरे पूछना पड़ेगा ना तुम्हें, वो नोट्स बनाए ना, तो पूछना तो पड़ेगा तुम्हें। व्हाट इज़ कंसेंट पूछते मैंने सेक्शन की छड़ी मारी, सीरीज वाइज पढ़ रहे। सेक्शन 10 क्या बोल रहा था, अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्टैक्ट। सर सेक्शन 11 फिर हमने छड़ी खाई थी सर, कैपेबल टू कॉन्टैक्ट। सर सेक्शन 12 हमने पूछा था, तो उसने बोला था साउंड माइंड की डेफिनेशन क्या होती है। और सेक्शन 13 आना चाहिए आपके हिसाब से सर, तो वही पूछ रहा हूँ मैं। आपने सवाल पूछा कंसेंट क्या होता है, तो मैं बोला सेक्शन 13 के अंदर डेफिनेशन दे रखी है कि कंसेंट की डेफिनेशन क्या है। उसमें बोला व्हेन 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी सेम थिंग इन द सेम सेंस अगर वो सोच रहे हैं तो उनका कंसेंट क्या है, सेम कंसेंट। और उसको बोलते हैं कंसेंट, उसको बोलते हैं सेम अंडरस्टैंडिंग। सेम अंडरस्टैंडिंग कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया गाड़ी का, ठीक है। वैसे मैं एग्जांपल बोलूँ कि मुझे क्या चाहिए, वो एग्जांपल ले लो वापस, आप आगे जाके चेंज कर लेंगे कि भैया मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब कंसेंट मेरा गाड़ी का मतलब था किसका, कार का, आपका गाड़ी का मतलब था बाइक का। तो हमारा कंसेंट सेम नहीं, क्योंकि हमने सेम टाइम पे सेम सेंस में चीज़ें नहीं सोची है, तो हमारा कंसेंट सेम नहीं है। तो हमारा कंसेंट हुआ ही नहीं, हम दोनों ही अलग अलग विचारधारा से बातें कर रहे हैं। जब अलग अलग विचारधारा से बात कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट हो ही नहीं सकता। नीचे देखिएगा, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कंसेंट। यानी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कॉन्टैक्ट करते समय कंसेंट होना जरूरी है। एंड देयर कैन नॉट बी अ कॉन्टैक्ट विदाउट कंसेंट, कंसेंट के बिना कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखिएगा, 2 पर्सन इमेजिंग डिफरेंट शिप मिसलीड बाई सिमिलरिटी ऑफ नेम। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं इसको, विराट, विराट करके एक शिप है अपनी, है ना। मैंने बोला विराट शिप। अब एक विराट शिप जो बहुत बड़ी शिप है अपनी इंडियन नेवी की, राइट। तो हमने बोला कि विराट शिप मेरे को किसी माल पहुँचाना था या किसी तरीके से, मैं बात कर रहा हूँ विराट शिप की, यानी कौन सी, इंडियन नेवी की शिप की। आप बात करो विराट शिप कौन सी, आपकी कोई वेसल शिप है जो माल इधर उधर ला जाने का काम करती है, ठीक है, जो गुड्स सप्लाई का काम करती है, वेसल ऑफ गुड्स है। तो मैं बात कर रहा हूँ वॉर शिप की, आप बात कर रहे हो किसकी, गुड्स शिप की, वेसल की, राइट। तो हम दोनों का कंसेंट ही फ्री नहीं है, सेम नहीं है। हम दोनों बात ही एक तरीके से सिमिलरिटी नहीं सोच रहे, सिर्फ नाम सेम है लेकिन दोनों की चीज़ें अलग है। तो उससे क्या हो गया, हमारा कंसेंट सेम नहीं रहा। और जब कंसेंट नहीं रहा हम दोनों का, तो कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। देन द 2 पर्सन इमेजिंग डिफरेंट शिप्स मिसलीड बाई सिमिलरिटी ऑफ नेम, नेम की सिमिलरिटी वजह से मिसलीड हो रहा है, लेकिन हम दोनों अलग अलग शिप की बात सोच रहे हैं, ठीक है। समझे मेरी बात। तो ये होता है कंसेंट का मतलब, कि कंसेंट यानी दोनों को एक ही सेंस में एक ही चीज़ सोचनी है। ये तो बात हुई कंसेंट की डेफिनेशन। फिर आपने एक सवाल उठा आपका कि सर ये कंसेंट फ्री कब होगा, जो आपने ये बताया था, ये तो हमें समझ में नहीं आया था। लेकिन अब ये वाली चीज़ें तो हमें समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब ये पूछो, अब आप सवाल आ रहे हैं सर अब बताओ, ये कंसेंट तो हमें समझ में आ गया, ये कंसेंट फ्री कब होता है, ये कंसेंट फ्री कब होता है, ये बताइए हमें। तो फिर मैं एक छड़ी लेकर आ गया, निकाला मेरी तरकश से, मैंने सेक्शन 14 की छड़ी आपको जोर से मारी, और सेक्शन 14 की छड़ी मारते हुए बोला कि कंसेंट का मतलब सेक्शन 13 में आपको पता चला, लेकिन वो कंसेंट फ्री कब होता है उसका मतलब सेक्शन 14 में बताता हूँ। फ्री कंसेंट होता है, द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाई। अगर इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो कंसेंट फ्री है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इन लोगों का, इन 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया उसके अंदर, तो कंसेंट फ्री नहीं रहा आपका। सर ये 5 लोग कौन है, ये 5 लोग हैं जो आपकी कंसेंट को फ्री होने से रोकते हैं, कंसेंट को फ्री होने से रोकते हैं।
सर हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, इन 5 लोगों के बारे में जो हमारी कंसेंट को फ्री होने से रोकता है। मैंने कहा देखो सवाल आपके, छड़ी मेरी। आपने बोला सर ये 5 लोग हैं, मैंने कहा 5 लोगों को आपको बताऊंगा। सेक्शन सीरीज वाइज है 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 यहाँ पे है, 19, 19 बीच में कहीं डाला हुआ, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते। सर इन 5 लोगों को एक एक करके हमें समझाइए। मैंने कहा बिल्कुल समझाऊंगा। ये 5 लोग कौन है जिनकी वजह से आपका कंसेंट फ्री नहीं रहता? तो पहला आया कौन? कोरिएशन। कौन है? कोरिएशन। सर ये नाम कुछ अलग लग रहा है और हमें लग रहा है इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल। वो कहते दया कुछ तो गड़बड़ है। तो बोले 14, 13 सेक्शन क्या बोला? कंसेंट क्या है? 14 बोला वो कंसेंट फ्री कब होता है और नहीं कब होता है? तो मतलब कंसेंट फ्री तब होता है जब ये 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कि सर ये कौन से 5 लोग? मैंने कहा पहला आदमी आता है कोरिएशन, जो कुछ वो कौन बोलता है? सीरीज वाइज सेक्शन 15। छड़ी निकाली, सेक्शन 15 को निकाला। आपके ऊपर देखो, खानी आपको पड़ेगी। मैं तो खा चुका हूँ, खा के पक चुका हूँ, इसलिए अब उस पर मेरा कंट्रोल हो गया उन सेक्शंस पे। आप नहीं हो, आपको खानी पड़ेगी। सेक्शन 15 आया और आपको जोर से मारते हुए बोलता है कोरिएशन का मतलब होता है फॉलोइंग आर द एसेंशियल इंटीग्रेट्स ऑफ द कोरिएशन। इंटीग्रेट्स होते हैं, क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कोरिएशन के? क्या बोले ये सारी चीज़ें होगी तो कोरिएशन होगा, ये सारे मिर्च मसाले होंगे तो कोरिएशन होगा। तो बोले क्या क्या है? नंबर 1 सेक्शन 15 बोल रही है, छड़ी पढ़ रही है, सेक्शन 15 बोलते कोरिएशन का मतलब समझा रहे। बोले कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। यानी या तो करते हो कमिटिंग या थ्रेटिंग, धमकी दे रहे हो क्या करने की। थ्रेटिंग टू कमिट क्या? वो सारी चीज़ें जो आईपीसी के अंदर फॉरबिडन है यानी बैंड है। ये सर आईपीसी क्या है? आईपीसी का मतलब हो गया आपका इंडियन पेनल कोड। क्या? इंडियन पेनल कोड। जो आईपीएस आईएएस वाइस बनते ना, सेक्शन लगती है ना अपनी, एफआईआर दर्ज होती है आईपीसी की धारा, ये लगी, वो लगी, फलाना लगी, ढिंगाड़ा लगी, ये सारी आईपीसी की धारा। यानी जो भी आईपीसी की धारा है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत, यानी मर्डर हुआ, धमकी हुई, एक्सटॉर्शन हुआ, क्या बोले, ईवटीजिंग हुआ, राइट, ये सारी चीज़ें जो है, अगर वो सारी चीज़ें आप लिस्ट ऑफ आईपीसी की धारा अगर वो या तो करते हो या करने की धमकी देते हो तो कोरिएशन है। नंबर 2 द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, या किसी के ऊपर कब्जा करते हो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर या करने की धमकी देते हो तो कोरिएशन है। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें किस लिए करते हो? कि उसके ऊपर ये दबाव बना सको कि तू भैया इस एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो जा, नहीं तो या तो मैं तेरे बीवी बच्चों को मार दूंगा, या मैं तेरे बीवी बच्चों को मार दिया, बीवी बच्चों को एक को कमिट कर दिया, या तेरी वो प्रॉपर्टी दबा दूंगा, या तो ये एग्रीमेंट मेरी साइन करनी तो वो प्रॉपर्टी गई भैया, मेरे आदमी उधर तैयार बैठे हैं, कब्जा कर लेंगे। और नहीं, मूवी में नहीं देखा गया मेरा आदमी तेरे ऑफिस बच्चे के स्कूल के बाहर खड़े है, या तो एग्रीमेंट पे साइन करनी तो वो अंदर घुस रहे। तो वो पूछता है तो बोला हाँ बच्चा खेल रहा है भैया, सर खेल रहा है, मतलब वो अपने गुंडों को फ़ोन करता है ना, वो जयकांत सिकरे फ़ोन करता है ना कि भैया तो पैसा दे, वो कहना मुझसे गोटिया, उसको बोलता है तो पैसा दे, नहीं तो मेरे गुंडे वहाँ बाहर कहाँ खड़े, स्कूल के बाहर। जैसे वो तो साइन करते था, एग्रीमेंट हो जाता है, उसको छोड़ देते, समझो। तो ये क्या होता है, ये उस धमकी के कारण, उस दबाव के कारण उसने एग्रीमेंट के अंदर एंटर हुआ, यानी उसका कंसेंट फ्री नहीं था, यानी उसके ऊपर दबाव था। और सेक्शन 10 बोलती है कंसेंट फ्री होना जरूरी, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड। और हमने पढ़ा था कि कोरिएशन की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कहते हैं। लेकिन वॉइडेबल कब होगा, जब वो प्रूव करेगा भाई मैं जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था मेरे ऊपर इन्होंने दबाव डाला था। वो खुद तो ना बोलेगा कि मैंने दबाव डलवा के कॉन्ट्रैक्ट करवाया, इतना चौड़ा होकर तो बोलेगा। वो तब कोर्ट में जाके बोलेगा कि जब ये कर रहे थे, जब मैंने साइन किया था भैया, बिल्कुल मैंने साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, लेकिन जब ये एग्रीमेंट किया था इन्होंने बाय कोरिएशन मुझसे एग्रीमेंट करवाया था। कोरिएशन का मतलब हो गया कि भैया जब ये एग्रीमेंट करवाया इन्होंने तब मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, मेरे ऊपर दबाव बनाया हुआ था, और दबाव का नाम था कोरिएशन। दबाव का नाम था कोरिएशन। नोट पड़ेगा, इट इज़ इमैटेरियल वेदर द आईपीसी इज और नॉट इन फोर्स एट द प्लेस वेयर द कोरिएशन इज एम्प्लॉयड। कहने का मतलब ऐसा, ये इमैटेरियल है, इससे कोई मतलब नहीं है कि जहाँ पे हुआ था वहाँ आईपीसी की धारा लागू होती है कि नहीं होती है, उससे मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं है। कहने का मतलब हो गया कि
अगर ये कोई नक्सली इलाके में जाके अगर इस तरीके से धमकी या एक्सटॉर्शन या धमकी से कोई एग्रीमेंट करवाए तो बोला आईपीसी की धारा कि हमारे यहाँ लागू ही नहीं होती आईपीसी की धारा, और आपने बोला था आईपीसी की किसी धारा को किसी सेक्शन को अगर वॉयलेट करता है तो कोरिएशन माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, तो हमारे यहाँ पे तो ये लागू ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर कह देता है, या फॉर एग्जांपल ऐसी कोई जगह कह दे जहाँ पे आईपीसी की धारा नहीं, सिंगापुर में बैठा है, हमारे आईपीसी की धारा सिंगापुर में क्या खाने जाएगी, समझ रहे हो। सिंगापुर में कोई एग्रीमेंट, थाईलैंड में कोई एग्रीमेंट किया तो भी वो एग्रीमेंट ड्यू टू कोरिएशन है, तो वो एग्रीमेंट इंडिया के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा। और वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल माना जाएगा, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी यानी जो पीड़ित पक्ष है, जो प्लेंटिफ है, उसके नाम पे क्या माना जाएगा, उसको प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा, वो प्रूव करे कि जब एग्रीमेंट किया था तब मेरे ऊपर इस तरीके का दबाव था। हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, इसमें वैलिडिटी की बेसिस पे हमने पढ़ा था, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, ये सारी पढ़ी थी। तो वहाँ पे वॉइडेबल मैंने बताया था, वॉइडेबल हमेशा क्या होता है, एग्रीव्ड पार्टी, जो पार्टी इस पीड़ित पक्ष है वो हमेशा प्रूव करेगा और वो बोलेगा कि भैया, वो आवाज़ उठा दे कि भैया ये एग्रीमेंट हुआ तो है, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, मेरे ऊपर इस तरीके का दबाव था इसलिए एग्रीमेंट हुआ था, तो वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड एबल, यानी वॉइड एबल, वॉइड होने के कगार पर है, और जैसे प्रूव हो जाए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। समझे मेरी एग्जैक्ट इफेक्ट पड़े अपन। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री, सिंपल सी बात, जिसका कंसेंट फ्री होगा उसी के ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा, उसके अलावा तो किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा, राइट। आफ्टरवर्ड इट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी अगर प्रूफ हो गया तो ये डिक्लेयर्ड क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एनी बेनिफिट और मनी पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर द कोरिएशन मस्ट रीपे और रिस्टोर, यानी किसी प्रकार का कोई पेमेंट पहले दिया हो और ये प्रूव हो गया कि क्या हो गया, वॉइड हो गया, तो वो वापस रिपेड करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा, और जिसे पैसा लिया उसको वापस देना पड़ेगा। समझे बात। एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वेयर हस्बैंड ऑब्टेन्ड अ रिलीज डीड फ्रॉम हिज वाइफ एंड सन अंडर द थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। यानी एग्जाम्पल बता दूं कि अगर हस्बैंड बोले कि भैया मुझे रिलीज डीड दे दो, मतलब मेरे शादी वादी से कर दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगा, इस तरह की धमकी दे रहा है उनको कि भाई मैं सुसाइड कर दूंगा। यानी आईपीसी की धारा है, अगर सुसाइड करना पाप है, पाप तो है ही है, लेकिन सुसाइड करना क्राइम भी है, राइट। अगर वो क्राइम कर रहा है आईपीसी की धारा के अंदर, सेक्शन के अंदर सुसाइड कर रहा है, सुसाइड करने की धमकी पर बोल रहा है साइन करो, चक्कू रख के बोलता है साइन करो नहीं तो मैं गला काट रहा हूँ, और आप डर के मारे साइन कर लेते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट खुश हो गया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, और बाद में वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, उसके ऊपर क्या किया, धमकी दी, या उस आईपीसी की सेक्शन को आपने वॉयलेट किया, राइट। समझे, मतलब आईपीसी की सेक्शन में ये क्या हो गया, क्राइम हो गया। समझ मेरी बात। तो सेक्शन 15 की छड़ी लगी, कोरिएशन का मतलब समझ में आ गया। कोरिएशन का मतलब ये हो गया, या तो कोई करते हो या करने की धमकी देते हो आईपीसी किसी भी धारा में जिसको बंद फॉरबिडन कर रखा हो, बैंड कर रखा है, वो सारी चीज़ें करते हो, मर्डर, एक्सटॉर्शन, रेप, सुसाइड, इस तरीके से चीज़ें, या फिर कोई प्रॉपर्टी डिटेन करते हो या डिटेन करने की धमकी देते हो किसी प्रॉपर्टी को अनलीगली आप डिटेन करने की, यानी कब्जे करने की, और ये सब करते हो किस लिए, ताकि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कोरिएशन की वजह से, तो उसका कंसेंट फ्री नहीं होगा, और कंसेंट फ्री नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता।